गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपनी साइकोलॉजी की तीसरी क्लास लेकर, जिसमें हम अभी हमारा टारगेट है कि हम आपके जो सीटेट होने वाला है 20 अगस्त को, उसके 30 में से पूरे 30 सवाल आप ठीक करके आए, यानी आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए, जिससे आपका टारगेट जो 150 में से 130 प्लस लाने का है वो आप अचीव कर सको। तो इसी के साथ हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं साइकोलॉजी का, और हम उसे 30 की बजाय हम उसको 60 आंसर्स हम निकाल सकते हैं। वो कैसे अभी हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल, यानी एक मिनट, स्थूल कौशल, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो स्किल्स हैं, यानी कौशल हैं, वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं फाइन और एक होते हैं ग्रॉस, यानी एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। अब स्थूल जो होता है उसमें होता है हम पूरे मतलब हाथ पैर का जो मोटे मोटे काम, उछलना कूदना दौड़ना साइकिल चलाना या बाल्टी उठाना, इस तरीके के। और सूक्ष्म जो होता है उसमें होता है हम टिप्स से जो काम करते हैं, जैसे लिखना, सिलाई करना, सुई में धागा डालना, या जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जो टिप्स से जो काम किया जाए उसे कहते हैं सूक्ष्म कौशल, और जो हाथ का जो पूरे का इस्तेमाल किया जाए वो होते हैं स्थूल कौशल। और जो स्थूल कौशल है उनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स की जो नंबरिंग है वो ज्यादा होती है, फाइन मोटर स्किल्स कम होते हैं। तो एक है एक पैर पर संतुलन करना, यानी इस तरीके से खड़े हो जाना। दूसरा है एक मटर को उंगलियों से दबाना। तीसरा है किताब के पन्ने पलटना। चौथा है पेंसिल पकड़ना। तो देखिए बेटा, पेंसिल पकड़ने में भी हमने ऐसे किया है, किताब के पन्ने पलटने में भी हम उंगली और हाथ इसका इस्तेमाल करते हैं टिप्स का, मटर को निकालने में भी हम अपने टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पैर पर संतुलन करना है वो कोई भी कर सकता है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, पहले इसका आंसर देख लेते हैं 1। दूसरा क्वेश्चन, जो विकास है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो बेटा आपको पता ही होगा, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि एक हमारा टॉपिक भी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट है वो इनसे व गुणा व बराबर व, मैंने पिछली उसमें भी बताया था, व गुणा व बराबर व, गुणात्मक परिवर्तन होता है ये, ठीक है। यानी वातावरण वंशानुक्रम बराबर विकास। तो इसका जवाब हो जाएगा आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यानी इनका मिक्सचर। तो इसका जवाब हो जाएगा एक। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति का केवल, केवल तो गलत, अनुवांशिकी नहीं, वातावरण भी इंपॉर्टेंट रोल में आता है, केवल सामाजिक नहीं, फिर यहाँ पे हेरिडिटी कहाँ चला गया, और ना तो वंशानुक्रम और ना पर्यावरण, ये दोनों बना कर दिए इन्होंने। तो इसलिए फोर्थ, थर्ड और सेकंड गलत है, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? देखिए बाप, 2 से 6 वर्ष की अवधि, ये बिल्कुल मतलब ये कहते हैं बच्चों वाला सवाल है, आपको सबको पता ही होगा। शैशवावस्था 0 से 2, मध्य बचपन 6 या 5 से 12 मान लिया जाता है, किशोरावस्था 12 से या 13 से 18 19 तक मान लिया जाता है। तो प्रारंभिक बचपन होगा बेटा 2 to 6, जो स्कूल में जाने की अवस्था भी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रारंभिक बचपन। अब इसका हम जवाब चेक कर लेते हैं, और हमारा जवाब बिल्कुल सही है। आप एक काम कीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते ही अपनी कॉपी में उसके आंसर्स लिखिए, और जो मैं करवा रही हूँ उसे मैच कीजिए, क्या आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं और कितने आपको नहीं आ रहे हैं। जहां पर भी डाउट लगे वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं।
इसका रीजन क्या है? इन दिनों परिवार और साथियों के अलग मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल के बच्चे ना फोन, और आजकल तो पबजी इतना फेमस हो रहा है, आप लोग टीवी में देख ही रहे होगे कि पबजी गेम ने क्या कर दिया हमारे देश में। तो बेटा देखिए क्या हो रहा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल, क्योंकि क्या है कि उनको घर से बाहर जाने की जगह ही नहीं है, खुला वातावरण ही नहीं है, आसपास जगह नहीं है, तो घर पे क्या करेंगे? वो रियलिटी शो, टीवी, फोन, रील्स यही देखेंगे। और इन दिनों कारण क्या है उसका कि परिवार और साथियों के अलावा मीडिया मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल में आ गया है। वो बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये हमारी सेकेंडरी एजेंसी भी है एक तरीके से, द्वितीयक संस्था, जिससे बच्चों का सामाजिक विकास होता है। और इसीलिए ये हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है, और उसका जो रीजन है वो भी उसको सही तरीके से मनवा रहा है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की सामाजिकरण का जो रोल हो गया है मीडिया के द्वारा, जो बच्चों को रियलिटी शो वगैरह पे बेस्ड हो गया है। हम करते हैं इसका आंसर चेक, और इसका जवाब है ए। इसी के साथ हमारा ये सवाल हो गया बिल्कुल ठीक। हम थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि आपको 30 सवाल करने में टाइम ना लगे और आप जल्दी जल्दी कर पाओ, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम चल रहा है। मुझे पता है आपको फालतू की बातों की वजह में हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पे, ताकि आप वहां पर पेपर में सब ठीक कर सके। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो एक है शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। देखिए बेटा, पहला बहुत अच्छी बात है, टीचर को एक्टिव रोल में होना चाहिए और बच्चों को भी एक्टिव रोल में रहना चाहिए। विविध तो बहुत अच्छा होता है, विविध सामग्रियां। आप एक बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आपको पता ही होगा, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए ही हमें उनका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो अलग अलग तरीके से तैयार करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। और न्यू एक्सपीरियंस अगर आप उन्हें करने देंगे या आप उन्हें बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ये लाइन यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ तक। जो इसमें ये चीज आ गई ना, ये गलत है। तो जहां जहां पर डी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग, और एलिमिनेशन मेथड से हम कर पाए कि अगर एक गलत है तो अपने आप ही सारा सही आ गया। अगर आपको ये पता है कि नकारात्मक पुनर्बलन अच्छा नहीं रहता है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसी से आप सही जवाब निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। किस स्तर पर बच्चों में अपने पास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण। अब आप मुझे बताइए, जीववाद की ये बात किसने कही है? और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी आपके बच्चे का अगर गिर गया है और उसका पैर वैर कहीं पे लग गया है, तो वो जब पिटवाएगा, मारो इस टेबल ने मुझे फोड़ा है, इसके कोने से मुझे चोट लगी है, या इस धरती को पीटो, यहाँ से मैं गिर गया, मेरा घुटना छिल गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये कौन सी है बेटा? देखिए ये अवस्थाएं आप देखकर समझ गए होंगे कि आप किसकी थ्योरी है। ये पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 से 2, ये है 2 से 7, ये 7 6 भी आ जाता है कहीं कहीं, नो इश्यू, 7 से 12 या 11, और ये 12 से आगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चा सेंस से सीख रहा है। यहाँ आता है ये कि हर चीज में जान है, यहाँ पर पेड़ों में भी जान है, बादल जो चल रहे हैं अपने मामा के घर जा रहे हैं, वो मस्ती करने जा रहे हैं, हमें तो ऐसे पागल बनाया गया था। या हम हमारे अंदर भी यही सोचती तो हमें बोलते कि हाँ, अब तो घर वाले बोलते हाँ जा रहे हैं मामा के घर। इसीलिए बेटा पूर्व संक्रियात्मक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो रुकी रहती हैं। एक मिनट, आप मेरा फोन उठा के बोल दीजिए। तो बेटा इसमें कौन सी आ जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर भी थ्योरी है, मैंने ये थ्योरी करवा दी है और ये हमने कराई न्यू लक्ष्य एकेडमी का जो ऐप है उस पर। हमारी लगातार तैयारियां चल रही हैं, DSSB की भी और चंडीगढ़ PRT, जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, GS वगैरह सब बहुत ही एक्सेलेंट टीचर जो अपने फील्ड के हैं वो छाट कर लाए गए हैं, और वो सब तैयारियां करवा रहे हैं, इसलिए वहां पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
किसके सिद्धांत में परिभाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी भाषा का रोल जो है वो किसने दिया है? क्या आपने प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहीं पढ़ा है? मैंने करवाया है ऐप पर, और वहां से अगर आप देखोगे तो आप 1 सेकंड में इसका जवाब लगा दोगे, और इसका जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की, जिन्होंने सोशियो कल्चर या सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत दिया है। उन्होंने 3-4 चीजें बताई हैं जो मैं आपको फटाफट यहाँ पे याद करा देती हूँ ताकि आप याद कर सके। पहला पॉइंट, दूसरा ZPD यानी लेवल, जो यहाँ से और यहाँ पहुंचने का जो एरिया होता है वो। तीसरा है स्कैफोल्डिंग, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमारी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प। एक है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, कि जो भी जानता है वो हमारे लिए MKO हो जाता है, जो हमें कुछ चीज के बारे में बताता है। पांचवा है हमारा लैंग्वेज या इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, यानी पहले भाषा आई फिर विचार आए। यानी पेपर में जो आप बड़बड़ाते हुए पेपर करते हो ना, वो आपकी लैंग्वेज है, जो आपने बचपन में रट रट के 2 एकम 2 2 दूनी 4 होते, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया है, ये भाषा का ही रोल है। इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इसी के साथ वाइगोत्स्की की थ्योरी मानी जाएगी ये, जिन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। भाषा के बाद विचार आते हैं, इन्होंने कहा है विचार के बाद भाषा आती है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोत्स्की के अनुसार किस प्रकार बच्चे सीखते हैं? प्रतियोगिता, बहुत ही नेगेटिव वर्ड, यहीं पे काट दीजिए। साथियों के साथ बातचीत करके, अच्छा पॉइंट है, अभी रख लेते हैं। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, दंड से क्यों बचना है और पुरस्कार के लिए क्यों करना है? बिल्कुल गलत। हमें बच्चे को ना तो दंड से डराना है, अपना पुरस्कार का लालच देना है, आंतरिक प्रेरित करना है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके नहीं, ये तो व्यवहारवादियों का है, ये व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक थॉट्स हैं। तो अब हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, जो मैं पिछली बार बताना भूल गई, वो कहते हैं ना अपनी एज के हिसाब से अपने पीयर लर्निंग, एक तरीके से समवयस्क समूह में सीखना, वो है। तो साथियों के साथ बातचीत करके वाइगोत्स्की, क्योंकि सोशियो कल्चर थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसमें बच्चे अपने साथियों से बातचीत करके सीख रहे हैं, और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी स्पीड ज्यादा हो रही होगी, लेकिन अभी आपके पास टाइम इतना धीरे धीरे देखने का है भी नहीं। एक बाल केंद्रित कक्षा में निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है? जहां बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव रोल में होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम, हर किसी को अपनी बोलने की, काम करने की, अपने डाउट्स क्लियर करने की, हर चीज की आजादी होती है। तो ये गलत है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि, क्या वो फोटोस्टेट की दुकान खोल के बैठे हैं बच्चे? क्या वो फोटोस्टेट वाले हैं कि अपने दिमाग में टीचर लिख रहा है और वो उसकी प्रिंट निकालेंगे? नहीं, तो ये चीज गलत है। केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय श्रोता और सक्रिय बोलने वाला। तो इसीलिए ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए, यानी बच्चे भी अपने विचार रखे और टीचर भी अपना विचार रखे और मिलजुल कर नए टॉपिक को क्लियर कर सके। अगर बच्चों को कोई गलत है, डाउट है, तो टीचर उनकी मदद कर सके। इसलिए ज्ञान के निर्माण में सक्रिय, ये बहुत ही अच्छा टर्म है बेटा। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए इस तरीके से। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, हर किसी को बोलने की आजादी, मिलजुल कर अपनी क्लास के रूल बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ये देखिए, ये मैंने कल भी करवाया था। किसकी थ्योरी है ये? ये है कोलबर्ग। कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने बताए हैं 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों की 2-2 स्टेज। यानी लेवल कितने हैं? लेवल है 3 और स्टेजेस कितनी है? 6। ये सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि स्तर कितने हैं कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के? 3, और अवस्थाएं कितनी है? 6। अब हम पहला पढ़ लेते हैं,
कि पहले में क्या कहना चाह रहे हैं, सजा और आज्ञाकारिता, ये मैंने कल भी बताया था, पनिशमेंट, अवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली स्टेज। कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, बताना है हमें सही। ये बेटा अगर आपने कल पढ़ा हो, दंड और आज्ञाकारिता जिसे मैंने कहा था, ये लेवल 1 की पहली स्टेज है, और इसमें बच्चा डर, सोसाइटी का उसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ अवॉर्ड के लिए या डर के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये गलत है। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, नाइस बॉय नाइस गर्ल का टैग लेने के लिए, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। तीसरा देखते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नहीं, यहाँ पर ये आना चाहिए कि वो समाज की भलाई और कानूनों को ध्यान में रख के कर रहा है। अगला है सामाजिक, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये भी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे समाज का रोल है, तो इसलिए यहाँ पर ही मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ये है कोलबर्ग की जो दूसरा लेवल है उसकी पहली अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। देखिए इनके 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। पहली अवस्था में जो पहला लेवल है उसके 2 हैं, सजा और आज्ञाकारिता, दूसरा है गिव एंड टेक, कि आप मुझे क्या मिलेगा मैं अगर ये करता हूँ तो, और अगले में जो कन्वेंशनल है उसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की और सामाजिक अनुबंधन, तीसरे में कानून और व्यवस्था और सामाजिक सिद्धांत का है पोस्ट कन्वेंशनल का, तो इसमें बेटा यही सही से मैच है, बाकी सब गलत है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11। गार्डनर, गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया है, मैंने कल भी बताया था, गार्डनर ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, किसका दिया है, बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंट, यानी हर आदमी के अंदर कई प्रकार की बुद्धि होती है हर फील्ड की जांच के लिए। तो इसमें क्या कहा है कि बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं। हाँ हिमांशी, इसका जवाब दो फटाफट, आपके बस वेरी गुड। आपने यहाँ पे देखा कि जीव और वनस्पतियों की बात हो रही है, ये सब किस में आते हैं, स्थानिक बुद्धि होती है, डिस्टेंस वगैरह मेजर करना, दूरी वगैरह का स्थान का पता लगाना। संगीत होता है, म्यूजिक अगर कहीं होता तो, अंतर्व्यक्ति यानी अंतरात्मा का पता करना, अपना एनालाइज करना, ठीक है। तो बेटा ये है नेचर की बात, वनस्पतियों की, जीवों की, तो ये है प्रकृतिवादी, और ये बहुबुद्धि सिद्धांत के निर्माण करता है, बताने वाले। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नई शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इसे ध्यान से पढ़ के जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश क्या है, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। मैंने आपको बताया है मानकीकरण टर्म गलत है, एक भाषा भी कोई टर्म नहीं होती। क्या बच्चा एक ही भाषा सीख सकता है, क्या पता मुझे हरियाणवी पंजाबी उर्दू आती हो लेकिन क्लास में वो लैंग्वेज ना हो, तो क्या मैं पढ़ना छोड़ दूं, तो ये चीज बेटा गलत है, इसलिए गलत हो गया। मानकीकरण मत करो, ऐसा मानकीकरण क्या होता है, फिक्स्ड होना, पूरे कुछ रूल बनाए जाते हैं कि इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस या करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों के डेली लाइफ एक्सपीरियंस को शामिल करे, इसलिए ये गलत है। इवेल्युएशन भी फॉर्मेटिव होना चाहिए, जो डेली बाय बेसिस पे उसके आप ऑब्जर्वेशन से या कोई प्रोजेक्ट से या असाइनमेंट से या इंस्पेक्शन से, जैसे भ्रमण करने से, विजिट से, इन सबसे आप देख सके कि क्या सीख रहा है क्या नहीं, इसलिए ये भी फिक्स नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। फिक्सेशन तो हर चीज में गलत है, तो यहाँ पे आएगा बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म, कि बच्चे के साथ कई भाषाओं में अगर आप उसको बताओगे तो वो नए शब्दों का ज्ञान हो पाएगा और आपकी कही हुई बात को अच्छे से समझ भी पाएगा, वो वहां पे एक पत्थर की मूर्ति नहीं होगा, एक्टिव रोल में होगा बच्चा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, ये किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है, ये रूढ़िवाद, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात, दो इसके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जेंडर स्थिरता नहीं है यहाँ पर, एक टीचर है जो क्या कर रही है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम उठा रहे हैं और लड़कियां क्या है, आज्ञाकारी हैं और ईमानदार हैं। लड़कियों को तो कहते भी हैं तेरी आवाज इतनी तेज कैसे आ गई, तू इतनी तेज हंस कैसे ली, तू इतनी रात को वहां कैसे चली गई, अरे भाई तूने इतना भारी सामान क्यों उठा दिया, तो ये वही चीज हो गई, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना है।
तो देखो बेटा, ना तो ये जेंडर समता तो है ही नहीं, ना समानता है, ये है जेंडर पक्षपात कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। हमें इस धारणा को बिल्कुल गलत मानना है, गलत ही है ये धारणा, ठीक है। तो ये जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये है जो कहते हैं ना, कथन है, और इसका रीजन क्या है? कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये बात सही है या गलत है? एक बार देखिए क्या कथन कारण बिल्कुल सही है या इसमें कुछ अभी चेंजेस की जरूरत है। देखिए बेटा, फर्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसमें कहा है कि बच्चे को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो, तो एक तरीका नहीं, क्या पता कोई बच्चा लिखने में कम हो और उसकी वाक कुशलता बड़ी अच्छी हो, वो बोलने में बहुत अच्छा हो, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा एंकरिंग करने वाला, अच्छा आलोचनात्मक चिंतन करने वाला हो। तो इसीलिए हमें हर डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है कि क्योंकि विकास की बच्चे की अगर प्रगति चेक करनी है तो हमें एक तरीका नहीं, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन की कारण सही व्याख्या कर रहा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपने आधा पेपर कर लिया है। आज हम थोड़ी स्पीड में जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट जल्दी से इसको पेपर में कर पाए और 30 में से 30 नंबर ला पाए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वहां कैसे पहुंचे हैं। दूसरा है शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो बताओ बेटा, इसमें से क्या लग रहा है आपको, गलत कौन सा है? आपको बस नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है और कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे की चेक करना मिड लेवल, या उसको खुद को चेक करना है, अपना टीचर क्या करना है कि सीखने की स्थिति पता लगानी है। तो बच्चे जो है वो खुद भी पता लगा सकते हैं कि वो कैसे पहुंचे। असेसमेंट ही तो कर रहे हैं ना, वो अपने आप को इवेल्युएशन ही तो कर रहे हैं अपना, कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे पहुंचे। तो यहाँ भी हो रहा है। शिक्षक सीखने को सुधारित रचनात्मक, टीचर भी बच्चों को उनके आकलन करके बता सकता है कि तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं, ये अच्छाई हैं, जिससे मैं बता देती हूँ। अब देखिए, प्रदर्शन बनाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना, तुलना कैसी टर्म है? ये बहुत ही नेगेटिव, हटा दो इसे। बस ये हो जाएगा इसका जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 3 है ठीक। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके, रचनात्मक मूल्यांकन तो अपने में है ही सही, क्रिएटिविटी जहांगे वो गलत कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा 3, तुलना के कारण। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन, सब बच्चों को साथ में लेके चलना। मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप हर बच्चे की उसको डिसेबिलिटी या किसी भी चीज को देखते हुए अलग अलग क्लासरूम में बिठाएंगे, अलग अलग स्कूल में भेजेंगे, नहीं। विविधतापूर्ण माहौल होना चाहिए। बच्चों को अगर किसी चीज की हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प आप कीजिए। कोई कम देख पा रहा है तो उसके लिए आंखों ब्रेल लिपि की बुक्स इस्तेमाल कीजिए, उसे आगे बिठाइए। सुनने में कम है तो उसे हियरिंग मशीन दीजिए। इस तरीके से आप उसकी हेल्प कीजिए। तो क्या होना चाहिए? अनम्य मानसिकता गलत है। मानकीकृत पाठ्यक्रम मैंने पहले भी बताया था, फिक्स्ड करिकुलम गलत होता है। अगम्य इमारत मतलब बच्चा जिसमें अच्छे से जा ना सके, आ ना सके, रह ना सके। आजकल आपने देखा होगा रैंप बने होते हैं स्कूलों में, क्यों होते हैं? क्योंकि जो बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, जिसको मतलब थोड़ा फिजिकली हैंडीकेप्ट है, कोई दिक्कत है, तो वो रैंप पे उसे आसानी से लाया जा सके, चढ़ाया जा सके। इसीलिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेटा हमारे टीचिंग में भी, करिकुलम में भी, और हर चीज में, टीचिंग सारे शिक्षा से के जुड़े सब चीजों में। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? यानी सोशल कम्युनिकेशन किस चीज के कारण नहीं हो पाता है? सोशल कम्युनिकेशन, ये रीडिंग डिसऑर्डर है, ये डिसकैलकुलिया है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये ऑटिज्म। ऑटिज्म जिसे कहते हैं ना, उसमें बच्चा क्या होता है, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने 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 अंदर रहता है, वो सोशल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चों को कुछ कहते हैं, वो आप लिख के बताइए।
सामाजिक संचार में। तो ये देखिए, ये जो है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिजिकल या साइकोमोटर डिसेबिलिटी, ये ऑटिज्म। तो इसका जवाब हो जाएगा जो सोशल कम्युनिकेशन में, संचार में चुनौतियां है, ये चीज है। अब चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्न में से सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है, क्या शामिल करने में मदद करता है, बताओ। बिल्कुल आसान है, मतलब तुम देखते ही समझ क्यों नहीं पा रहे हो, एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। आप टर्म देखो ना, ये गलत है, ये समूह की ओर गलत गलत है, गैर प्रासंगिक गलत है, बस यही बचा। अगर किसी के कंटेक्स्ट में नहीं है कोई चीज, ऐसे ही हम पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे रट्टा रट्टा ऐसा बोले जा रहे हैं, तो फायदा क्या है, नेगेटिव। इसने कहा एक समूह को केंद्रित, भाई मैंने बस ये देख लिया 10 बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बस मैं इन्हें ही पढ़ाया करूंगी और किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये बात सही है गलत है, गलत है। मैंने कहा था फिक्स्ड, तो मान के करे तो कुछ ठीक होता ही नहीं है। फिक्स्ड टीचिंग, फिक्स्ड सिलेबस, फिक्स्ड पेपर, सब गलत है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए ये भी गलत है बेटा, ये भी गलत है। और विविधता तो 99.9% ही बिल्कुल ही ठीक होता है। एक 0.1 मैंने क्यों बोला, कहीं से नहीं भी लगा होता है तो वो गलत ही होगा ना, खाली विविधता को मत देखना, उस नहीं को भी देख लेना। ठीक है, ये हो गया डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे। सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अगर हमने, अभी देखते हैं, पहले मुझे पढ़ने तो दो। देखिए हम क्या कहते हैं, इसमें कहना चाह रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, तो उससे किस किस को मदद मिलेगी। बेटा अगर आपके पास हियरिंग मशीन है तो इसको मदद मिलेगी, ब्रेल लिपि वाली बुक्स वगैरह है तो इसको मदद मिलेगी। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, इजी आप कर पा रहे हो, म्यूजिक वगैरह से कुछ कर पा रहे हो, करके सिखाने से कर पा रहे हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, तो इन सबको भी मदद मिलेगी। अगर वहाँ पे बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि रैंप वगैरह है, सारी फैसिलिटीज है, तो इसको भी हेल्प मिलेगी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा बताओ। 4, 1 2 3 4। बेटा ये सबके इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसके लिए हमें अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। दिव्यांग और सही युग्म पूछा है, वेरी गुड। ये बताना, ये होता है डिसकैलकुलिया, ये डिसलेक्सिया, ये हियरिंग डिसेबिलिटी, ये विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो देखिए डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम। ये रीडिंग डिसेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइटिंग दिया है। या डिसग्राफिया होता तो वो होता, आप इसे इंग्लिश में याद कीजिएगा, हियरिंग इम्पेयर्ड है वो, ऑडियो टेप देना। दृश्य हानि है, चित्रों वाली बुक देना, उससे क्या होगा, यहाँ पे सुन थोड़ी पा रहा है वो, टेप दे के क्या करोगे उसे, वो देख थोड़ी पा रहा है, किताबें दे दी उसे, ब्रेल लिपि बुक्स दो ना, इसे कुछ दिखा के करवाओ ना, देख तो सकता है ना, सुनी तो नहीं सकता। ऐसा मतलब बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, ऐसे कर दो इनको। और ये तो गलत है, ये डिस्ग्राफिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा डिसकैलकुलिया। गुणज वैकल्य को इंग्लिश में कहते हैं डिसकैलकुलिया, वो ही याद रखना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। अब चलते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। बिना समझे नकल करना, बहुत बढ़िया, यही करना आप, यही करना। बच्चे को तो पढ़ा रहने देना, तू पढ़ जा जा, कुछ मत कर, मैं बोलूंगा रट ले लिख ले, हो गया तेरा काम। रटना गलत है, निष्क्रिय गलत है, नकल गलत है, बस आपने 3 वर्ड्स निकाले और आपका जवाब आ गया। आपको नेगेटिव वर्ड्स की पहचान है तो उससे से अपने आप कर लोगे, करके सीखना सबसे बेस्ट है बेटा। प्रारंभिक कक्षाएं हैं, पियाजे ने भी तो कहा है मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी यही बात है कि बच्चे को सामान दिखा, उसको करके सीखने का मौका दे। ठीक है, जॉन ड्यूवी लर्निंग बाय डूइंग कहते थे वो, जॉन ड्यूवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी हमारा पेपर होने वाला है पूरा। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, क्या ये बात सही है या गलत है, बताओ। देखिए बेटा आपको लर्निंग करनी है ना, तो आप अकेले एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको अपने आसपास सोशल
होना पड़ेगा समाज से। अब जैसे सामाजिक अवसर का क्या मतलब है, कहीं कोई इनोग्रेशन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, 15 अगस्त का होने वाला है, वो भी तो एक वो ही है, सामाजिक अवसर ही तो है जहाँ पे सब लोग होंगे। तो वहां से भागीदारी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सोशल एक्टिविटी है, मतलब एक तरीके से आप सबसे मिलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नया, कोई स्पीच सुनेंगे, हर चीज। तो ये सब सीखने की, सामाजिक अवसरों में सीखने की एक क्रिया है, मुख्य क्रिया। तो इसलिए इसका हो जाएगा एक, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला 23, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग अगर करनी है तो क्या करना चाहिए। देखिए क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बस कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी। असंबंधित क्या होता है भाई, संबंधित होता है, रिलेट करके सिखाओ, जोड़ आसपास। अब तो बुक्स भी कहती है, एनसीएफ भी कहता है, 2005 भी, दीवारों से बाहर निकलो, बच्चों को दीवारों से बाहर निकल के पढ़ाओ। अस्पष्ट नहीं बेटा, क्लियर जो है इंस्ट्रक्शंस वो क्लियर होनी चाहिए, तभी तो बच्चा कर पाएगा कि बेटा एडिशन के लिए आप 3 2 और क्या होगा 5 एडिशन में बढ़ता है चीजें। मैंने एक दिन बताया भी था ये, और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, तो 2 का मतलब ज्यादा है, तो एडिशन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अमाउंट बढ़ना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन में घटना चाहिए। संदर्भिन मतलब उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ उसका यूज नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, उचित संदर्भ में स्थित करना सार्थक बनाने के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। पहली बात याद रखना, पेपर में जहां भी अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन नहीं पे सर्कल करने ना, वो नहीं ना कई बार दिखता ही नहीं है, और इसलिए जाता है गलत। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 से 3 सवाल पेपर में गलत होते ही हैं नहीं पे, क्योंकि नहीं नहीं दिखता। तो क्या नहीं करना चाहिए बेटा, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, जैसी नीड है वैसा करिकुलम होना चाहिए। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण यानी एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपीरियंस एजुकेशन, मतलब उसमें एक्सपीरियंस डाल के एजुकेशन देनी चाहिए, ये भी अच्छा है। पाठ्यक्रम नियोजन में नवाचार, यानी जब आप करिकुलम बना रहे हो तो उसमें इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, एक तो कठोर गलत है, केंद्रित गलत है। परीक्षा केंद्रित क्या होता है, बच्चे को सिखाना है, एक्सपीरियंस बेस होना चाहिए, उसमें कुछ नया आना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, डेली लाइफ यूजफुल एक्सपीरियंस उसके होने चाहिए, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 4, यानी हमारा जो इसका सवाल का जवाब है वो है 4, 24 का 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले, ये भी कथन और कारण है, विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, सबसे अच्छी लाइन है बेटा ये, डेली लाइफ से जोड़ो, वो 1 मिनट में सीख जाएंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरा है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप उससे पूछ लीजिए आज रोड पर क्या क्या देखा, आपने भी वो चीजें नहीं देखी होंगी जो बच्चे ने देख रखी होंगी। ठीक है, आप तो 4-5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताओगे, बस, कार, स्कूटर, गाड़ी, ट्रक, ट्रेन, वो इतने बता देगा। यूलू, यूलू भी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो बता देगा, उस बच्चों ने बताया मुझे। ठीक है, और वो स्केटिंग टाइप पता नहीं वो कौन सी होती है, वो पैर रख के चलाते हैं, वो भी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है, चल तो उस पर भी रहा है, पहुंच तो उससे भी रहा है। बच्चों को अपने ही जवाब होते हैं, बैलगाड़ी, स्कूल बस, स्कूल की कैब, उनके लिए बहुत होते हैं बेटा, वो गाड़ियों के इतने नाम बता देगा, बाइक्स के इतने नाम बता देगा। तो ये सब क्या है, वो अपने दैनिक जीवन से लेके आ रहा है और एक्सपीरियंस लर्निंग ले रहा है, टीचर उसका यूज कर रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने की मदद करता है, बताओ बेटा। बच्चा खुद जांच कर पा रहा है, खुद चेक कर पा रहा है, विस्मरण होता है, फॉरगेटिंग, अनुकृति तो नकल वगैरह होता है, कॉपी करना। देखो, अपनी खुद की समझ की जांच करनी है, फॉरगेट करके थोड़ी करेगा, कॉपी करके भी नहीं करेगा, रट कर भी नहीं करेगा, अधिसंज्ञान से अपना जो
जैसे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन को यूज करके, तब वो मूल्यांकन कर रहा है, तो वो किस में है, अधिसंज्ञान अवस्था में। संज्ञान तो वैसे बेटा पेपर में जहां पे भी समझ की बात आ जाए संज्ञान तो होगा ही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों में भ्रांतियां होना मतलब कंफ्यूजन होना क्या है, असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक या दुर्लभ। हाँ वो हम में भी हो सकती हैं, मैंने खुद एक्सेप्ट किया था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन का डाउट था तो मैंने मान लिया था हाँ मुझसे गलती हो गई, इसमें नहीं, जो ऐप वाली क्लासेस में हो गया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कंफ्यूजन भ्रांतियां होना सब में है, नेचुरल है, ये हमारे अंदर भी है। हम भी क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, या ये था या ये था ये था ये था, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन हमें वो डाउट अपने क्लियर कर लेने चाहिए, जब भी लगे तभी सर्च करो, बुक्स में पढ़ो, कुछ भी करो, क्लियर करो। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता समूह में सॉरी अभिगम असहायता महसूस कर रहा है, लर्निंग हेल्पलेस जो है, वो लर्निंग हेल्पलेस क्या होता है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। लर्निंग हेल्पलेस है, वो खुद डर गया है लर्निंग से, वो नहीं कर पा रहा, उसने हथियार डाल दिए हैं, मुझसे नहीं होगा। जैसे बहुत लोगों ने जो टीचिंग एग्जाम में फेल हो चुके हैं, जो क्लियर नहीं कर पाए, 17 का, 19 का, 12 का, जो भी है बेटा, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, या हमारी कोई भूल कमी रह गई होगी, तो वो सब, तो अब क्या होता है, दूरी बना लेते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, डर जाते हैं कि फिर से हमें असफलता देखने को ना मिल जाए, इसीलिए ये आएगा इसका सही जवाब। ये सब होते तो फिर लर्निंग हेल्पलेस ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, इंटरनली मोटिवेटेड। पिछले भी पेपर में आया है सेम कॉपी, मैंने 3 पेपर कराए, 3 में से 2 में ही आ चुका है। नगद इनाम, पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना, माता पिता की तारीफों के लिए पुल बांधने के लिए काम करना। गलत, बाहर के हैं, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरनली मोटिवेट, नट की एक्सटर्नली मोटिवेट, इसीलिए ये भी हो जाएगा इसका जवाब गलत, और इसका आंसर हो जाएगा 1। नीचे वाले 3 हैं गलत। अब चलते हैं हम अगले पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, बताओ। पर्यावरण क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का, जैसे हेरिटेज एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट होता है, तो वो कहाँ से आएगा, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, ये सब तो हेरिडिटी या इंटरनली भी हो सकते हैं। ये सोशल एजेंसी, सामाजिक संस्था है, और ये सामाजिक की ही बात हो रही है पर्यावरण में, तो इसका जवाब हो जाएगा डी। इसी के साथ आज हमने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से किया, ताकि आपका जो 20 अगस्त को पेपर होने वाला है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। हमने इस 30 क्वेश्चंस को शायद आधे घंटे 40 मिनट में कर लिया है। आप इस वीडियो को जल्दी से ध्यान से देखिए, आपके 30 सवाल जो मैंने करवाए हैं उसके 50 क्वेश्चन आप सीख पाए होंगे इस 30 से, क्योंकि मैंने जो थ्योरियां जो बीच में आई है उनको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कोलबर्ग ने क्या दिया है, वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, पियाजे ने क्या दिया है, या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, या क्रिएटिव क्लासरूम क्या होता है, या प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, या जॉन ड्यूविनल लर्निंग बाय डूइंग दी है। इस तरीके की सारी चीजें मैंने आपको बताई है, 30 के बजाय 50-60 नंबर का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और न्यू लक्ष्य एकेडमी की जो ऐप है आप उस पर जाइए, उस पर आपको बैच मिलेंगे, DSSB, चंडीगढ़ PRT, और भी बहुत सारे बैचेस हैं, वो आप उस पर जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं सीटेट, और पंजाबी की टीचर भी है हमारे पास, जो बहुत ही कम अवेलेबल होती है, बहुत ही बेस्ट टीचर है। तो इसी के साथ आप न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और ऐप पर जाकर कोर्स ज्वाइन करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।